उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में 700 और 1750 ईस्वी के बीच हजारों वर्षों की अवधि का वर्णन कर सकने में, ये वर्णन कर सकेंगे और समझ सकेंगे कि किस प्रकार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धर्म में परिवर्तन ने लोगों के जीवन को बदल दिया। इस अवधि में हुए नए आविष्कारों और घटनाओं के बारे में समझ और जान सकने में। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। परिचय। भारतीय उपमहाद्वीप में 700 से 1750 ईस्वी की अवधि के दौरान हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल थोड़ा मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अपना प्रभाव डालने वाले बहुत सारे प्रभाव थे। हमें उस समय का मानचित्र बनाने वाले मानचित्रकारों और साथ ही अभिलेखागारों पर निर्भर करना पड़ता है, जहां इन अवधियों से संबंधित दस्तावेज और पांडुलिपियां, पाठ्य सामग्री, शिलालेख, सिक्के इत्यादि संग्रहित हो सकते हैं। आज केंद्र और सभी राज्य सरकारों के पास अभिलेखागार हैं, जहां वे अपने सभी आधिकारिक अभिलेख और कार्यों का विवरण रखते हैं। 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी जैसे ज्ञात मानचित्रकारों द्वारा बनाया गया नक्शा और 1754 ईस्वी में फ्रांसीसी मानचित्रकार गुइलाम द लिस्ले का एटलस नूवो संदर्भ का काम कर सकते हैं। हालांकि 600 साल के अंतराल के दौरान मानचित्रकारी का विज्ञान काफी बदल गया। नई और पुरानी शब्दावली। बीते युग के ग्रंथों, मानचित्रों या दस्तावेजों का अध्ययन करते समय हमें ये समझने की जरूरत होती है कि प्रत्येक युग में सूचना की प्रकृति बदल जाती है। संदर्भ में जिसमें उसे दिया गया होता है, भाषा और व्याकरण के संदर्भ में जिससे शब्दों का अर्थ प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए, मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण में ही नहीं है, बल्कि शब्दों और उनके अर्थों के संदर्भ में भी है। हिंदुस्तान शब्द को आज आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लिया जाता है। 13वीं शताब्दी में भौगोलिक दृष्टि से इस शब्द का इस्तेमाल फारसी में लिखने वाले इतिहासकार मिन्हाज-ए सिराज द्वारा पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों और गंगा और यमुना के बीच की भूमि के लिए किया गया था। राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान दिल्ली सल्तनत के अधिकार क्षेत्र को दर्शाता था। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक और मानव भूगोल का वर्णन करने के लिए किया था। 14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग 16वीं सदी में कुछ कुछ बाबर के वर्णन के समान था। पिछली सदियों में हिंदुस्तान नामक भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक इकाई आज इसी शब्द से जुड़े राजनीतिक और राष्ट्रीय विशेषताओं से भिन्न थी। इतिहासकार और उनके स्रोत। गुप्त वंश या हर्षवर्धन युग का अध्ययन करने के लिए इतिहासकार मुख्य रूप से सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा
लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसके बाद आने वाले युग 700 से 1750 ईस्वी का अध्ययन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्रोतों में काफी भिन्नता है। इस अवधि के दौरान प्रौद्योगिकी में तेज विकास से कागज सस्ता होता गया और आसानी से उपलब्ध होने लगा। फलस्वरूप पाठ्य सामग्री की किस्म और संख्या में भारी वृद्धि हुई। अपने संबंधित युग की विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाली इन पांडुलिपियों को धनी व्यक्तियों, शासक जनों, मठों तथा मंदिरों द्वारा एकत्रित किया जाता था और इन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। चूंकि प्राचीन कला में छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। कुछ अपठनीय या अस्पष्ट लिखावट के मामले में नकल नवीसों को अंदाजा लगाना पड़ता था और वे नए शब्द शामिल कर लेते थे या खुद से वाक्य गढ़ते थे। कई बार प्रतिकृतियां बनाने पर ये छोटे-मोटे बदलाव इस सीमा तक बढ़ जाते थे कि मूल पांडुलिपि से प्रतिलिपियां काफी भिन्न हो जाती थीं। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। लेखक भी समय-समय पर अपने वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार ज़ियाउद्दीन बर्नी ने मूल रूप से 1356 में लिखे अपने वृत्तांत में 2 साल बाद संशोधन किया था। दोनों संस्करणों में बहुत भिन्नता है। पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा मूल संस्करण कहीं जाकर 1971 के अंत में इतिहासकारों की जानकारी में आया। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 1 सन 700 और 1750 के बीच की अवधि के दौरान साम्राज्यिक और अखिल क्षेत्रीय शासन ने शासित क्षेत्र के चरित्र को बहुत अधिक प्रभावित किया। छोटे और बड़े राज्यों की विरासतें पूरे उपमहाद्वीप में पाई जा सकती थीं। इससे साझा परंपराएं उभरीं जो प्रशासन के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, कुलीन संस्कृतियों और भाषा में स्पष्ट थीं। इन वर्षों के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों का चरित्र अलग से नहीं विकसित हुआ। एकीकरण के साम्राज्यिक और अखिल क्षेत्रीय बलों के प्रभाव के बावजूद इन क्षेत्रों ने कभी भी अपनी अनूठी पहचान खोई नहीं। 18वीं सदी में मुगल शासन के पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ये युग अत्यधिक गतिशीलता का भी युग था। इस उपमहाद्वीप की अपार संपदा और अवसरों ने दूर-दूर के लोगों को अपना भाग्य गढ़ने के लिए आकर्षित किया। वे अपने साथ विचार, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें ले आए। इन वर्षों के दौरान हुए महत्वपूर्ण विकास थे सिंचाई के लिए रहट, कताई के लिए चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र का उपयोग जैसे तकनीकी विकास। कॉफी, चाय, आलू, मक्का और मिर्च जैसी नई फसलों और पेय पदार्थों का प्रचलन। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों से लोगों का आगमन इस युग में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ले आया। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 2 इस काल के दौरान प्रमुखता प्राप्त करने वाले लोगों का एक समूह राजपूत था। राजपूत शब्द का अर्थ
राजा का पुत्र था। 8वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करने वाले सभी योद्धाओं को आमतौर पर राजपूत कहा जाता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग-अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। इस काल के कवियों और चारण राजपूतों के प्रबल पराक्रम और वीरता का गुणगान किया गया है, जिनमें स्वामी भक्ति की भावना बहुत अधिक थी। मराठों, सिखों, जाटों, अहोम और कायस्थ लिपिकों और सचिवों की जाति जैसे लोगों के अन्य समूहों ने प्रासंगिक अवसरों का उपयोग करके राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। इस युग के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ रहा था, जिससे वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ किसान बन गए, क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों के प्रभाव के अधीन उभरने वाला किसानों का ये समूह एक जटिल समाज का अंग बन गया। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर ने उन्हें जाति या उपजातियों में बांट दिया। उन्हें आगे उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के अनुसार ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। जाति का दर्जा सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं था। जाति पंचायत नामक बुजुर्गों का समूह अपनी जाति के लोगों के लिए नियम बनाता और लागू करता था। क्षेत्र और साम्राज्य। संस्कृत प्रशस्ति के अनुसार दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 का विशाल साम्राज्य पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान में गजनी यानी गज्जन तक फैला था। इसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी शामिल था। ऐसा माना जाता है कि विभिन्न क्षेत्रों गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात के लोग उसकी सेना के आगे जल्द ही भाग खड़े होते थे। यद्यपि इतिहासकार इन अतिरंजित दावों को नहीं मानते हैं, फिर भी वो ये समझने का प्रयास करते हैं कि शासकों ने इस उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण के संबंध में ऐसे दावे क्यों किए। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी, आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, मालाबारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। अमीर खुसरो ने आगे बताया है कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। सन 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और उनकी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थीं। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफी टकराहटें चलती रहती थीं। इन टकराहटों के बीच चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य खड़ा करने में सफल रहे। हालांकि ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं रहे थे।
पुराने और नए धर्म। इन 1000 वर्षों के दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े बदलाव आए। दैविक तत्व में आस्था बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक विचारधाराओं के कारण आस्था का स्वरूप सामूहिक हो जाता था। इस अवधि के दौरान हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण बदलाव आए, जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, मुख्य रूप से संस्कृत और धार्मिक हिंदू ग्रंथों के ज्ञान के कारण महत्वपूर्ण सामाजिक समूह के रूप में ब्राह्मणों या पुजारियों का उद्भव, नए नए शासकों द्वारा संरक्षण के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। इस युग का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति, एक ऐसे प्रेमल या व्यक्तिगत देवता की पूजा करने का विचार था जिसके लिए कर्मकांड या ब्राह्मण हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। 7वीं शताब्दी में व्यापारियों और प्रवासियों के माध्यम से इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। उन्होंने मुसलमानों के लिए पवित्र ग्रंथ कुरान की शिक्षाएं पहुंचाईं। वे केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता में विश्वास करते थे। कई शासकों ने इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों यानी उलेमाओं को संरक्षण दिया। इस्लाम के अनुयायी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। शिया मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली को मुस्लिम समुदाय का वैध नेता मानते थे, जबकि सुन्नी मुसलमान शुरुआती नेताओं, जिन्हें खलीफा कहा जाता था, और उत्तराधिकारी खलीफाओं का प्राधिकार स्वीकार करते थे। इस्लामी न्याय सिद्धांत हनफी और शाफई में विशेषकर भारत में विभिन्न मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐतिहासिक अवधियां। अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ सुविधाजनक खंडों या समयावधियों में बांट दिए जाने पर बीते समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। इस विचार के आधार पर कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया था। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था। इस तरह के विभाजन में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा कर दी गई थी। इतिहासकार आजकल विभाजन के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक कारकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रारंभिक समाज शिकारी संग्राहक और प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी से लेकर प्रारंभिक दौर के विकसित राज्यों और साम्राज्यों जैसे लोगों के कई प्रकारों को संदर्भित करते हैं। मध्यकाल में अध्ययन किया जाता है किसान समाजों के प्रसार का, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्य संरचनाओं के उदय का, प्रमुख धर्मों के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के उदय का, और यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का। अंतिम युग को आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसकी विशेषता भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति है। इन 1000 वर्षों में इस उपमहाद्वीप के समाज में बड़े बदलाव आए और अर्थव्यवस्था इतनी समृद्ध हो गई कि उसने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का भी ध्यान आकर्षित किया। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं।
700 और 1750 ईस्वी के बीच की अवधि के लिए हमें उस समय का मानचित्र बनाने वाले मानचित्रकारों और साथ ही अभिलेखागारों पर निर्भर करना पड़ता है, जहां इन अवधियों से संबंधित दस्तावेज और पांडुलिपियां, पाठ्य सामग्रियां, शिलालेख, सिक्के इत्यादि संग्रहित हो सकते हैं। इस प्रकार जहां हिंदुस्तान, इंडिया जैसी भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई का विचार दर्शाता था, वहीं ये शब्द राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थों से जुड़ा नहीं था, जैसा कि हम आज जोड़ते हैं। लोग पवित्र ग्रंथों, शासकों का इतिहास, पत्र और संतों की शिक्षाएं, याचिकाएं लिखने और न्यायिक अभिलेखों, खाता बहियों और कर पंजीयकों के लिए कागज का उपयोग किया करते थे। उन दिनों में कोई छापाखाना तो था नहीं, इसलिए नकल नवीस हाथ से पांडुलिपियों की प्रतिलिपियां बनाते थे। ये युग अत्यधिक गतिशीलता का भी युग था, जब लोग अवसर की तलाश में दूर की और लंबी यात्राएं किया करते थे। इसलिए पहली बार नई प्रौद्योगिकियां आईं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई फसलें और पेय पदार्थ भी पहुंचे। मक्का, मिर्च, कॉफी, आलू और चाय। चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे कुछ राजवंश ऐसा साम्राज्य बनाने और खड़ा करने में सफल रहे, जो कई और विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे।